Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अपने स्पेशल गेस्ट के साथ हैं जिन्होंने हरियाणा जुडिशल सर्विसेज में आपके 19th रैंक को सिक्योर किया है। इसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जो है हरियाणा जुडिशल सर्विसेज को क्रैक किया, तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू क्रैक हरियाणा जुडिशल सर्विसेज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हम हर एक चीज़ को, हर एक जो है पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स की अप्रोच रखनी चाहिए। 125 क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आप किस तरीके से अच्छे से रिवाइज करते हैं और किस पैटर्न पर आप काम करते हैं। उसके बाद मेंस की अप्रोच क्या रहती है, और फिर हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ आचमन जी का, जो कि स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इस पूरे एपिसोड में हाजिर हैं और हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम आचमन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस 19th रैंक को सिक्योर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है कि आपने हरियाणा जुडिशल सर्विसेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या अप्रोच को फॉलो किया, और एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए आप जो है किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया करते थे। क्योंकि जुडिशल सर्विसेज को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने वर्क के साथ साथ जुडिशल सर्विसेज को भी उतना ही टाइम देना होता है, तो वो एक बैलेंसिंग अप्रोच स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं। और किस तरीके से एक बैलेंस अप्रोच को आपने बनाया जिसको कि आगे और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो लोग अदर कॉर्पोरेट वर्क्स में इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरीके से इसी मॉड्यूल को फॉलो करके या फिर इस सिमिलर टाइम टेबल को फॉलो करके अपने जुडिशल सर्विसेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, और उससे पहले कि आप कितना टाइम जो है आपने लिटिगेशन को दिया करते थे और कितना टाइम जुडिशल सर्विसेज को। सर, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक बार, मतलब जो भी आपने कोर्स लिया है, कहीं से भी आपने कोर्स लिया है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने एक बार वो पढ़ ली हो और आपने एक बार अपना बेयर एक्ट पढ़ लिया हो। सो सर, मैं आपको मैं ये कॉन्क्रीट तरीके से आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्ट। तो लेट्स से एविडेंस एक्ट है सर। तो एविडेंस एक्ट की द बुक आई हैव रेफर टू इज बटुकलाल, मिस्टर बटुक। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक सर, इट्स अ प्रॉपर गुड बुक। बट सर, एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ टू बी डन इन द एविडेंस एक्ट इज टू इंश्योर कि आपने वो एक्ट 10 बार पढ़ा हो। तो सर, in law school also we've read evidence act quite a lot of times, but after law school it becomes important कि जुडिशरी एग्जाम के टाइम आप वो बटुकलाल एज वेल एज एविडेंस एक्ट को बार बार पढ़ते रहें सर। बट एट द सेम टाइम, बिकॉज द बटुकलाल इज़ अ 700 पेज बुक, आप उसको पूरी तरह से नहीं रिवाइज कर सकते। तो सर, जब आप पहली बार वो बुक पढ़ेंगे तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप पहले डिसाइड करें कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बेयर एक्ट आपको पूरा पढ़ना है, बेयर एक्ट आपको रोज पढ़ते रहना है, जब भी मौका मिले यू शुड रीड द बेयर एक्ट। बट बुक्स में सर आई थिंक देर आर पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट नीड टू बी रियली एम्फेसाइज्ड ऑन, एंड दिस इज बिफोर प्रीलिम्स सर। प्रीलिम्स जब नोटिफिकेशन आती है, आई थिंक द एक्चुअल प्रीलिम स्पेसिफिक प्रेपरेशन स्टार्ट्स आफ्टर द नोटिफिकेशन इज आउट। एंड सर, जब नोटिफिकेशन आ गई तो सर माई अप्रोच वॉज वेरी सिंपल, दैट आई हैड डन मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन, मोस्ट ऑफ माई एसेंशियल रीडिंग बिफोर द प्रीलिम, बिफोर द नोटिफिकेशन केम आउट सर। मतलब आई हैव बिन रीडिंग दोज बुक्स, मेरे पास जो कॉलेज टाइम से बुक्स हैं मैं उनको ही अभी भी रेफर करता हूँ, एंड आई कीप ऑन मेकिंग माई नोट्स इन दैम। बेयर एक्ट सर, इफ यू सी माई बेयर एक्ट इज द मोस्ट कलरफुल बेयर एक्ट यू विल सी, बिकॉज आई यूज डिफरेंट हाईलाइटर्स, आई यूज डिफरेंट sketch pens to make
make my notes on them. So my bare acts are probably the most colorful bare acts that you'll ever see. And so when the notification came out, what I did was I got this big book which has past year questions of from different prelims, right sir? So I think the book that I got was from Singhals, and it's a 4 volume book. It's like massive. एंड आई थिंक CPC एविडेंस एक्ट के उसमें कम से कम 1800 नहीं तो 1900 क्वेश्चंस थे. तो सर मतलब उससे क्या होता है सर, इफ़ यू स्टार्ट सॉल्विंग देम, आई वुड नॉट से कि आप 1800-1900 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के लिए सॉल्व करने लग जाएं, बिकॉज दैट वुड प्रॉबली टेक समवन एटलीस्ट, अगर आप 500 क्वेश्चन अ डे के हिसाब से चलते हैं तो इट विल टेक यू 4 days जस्ट टू कंप्लीट 1 act, and that is not ideal sir. So what I used to do sir, I used to do alternate pages of the act sir. So for Delhi I did alternate pages, मतलब odd numbers वाले सारे पेज कर लिए 1, 3, 5, 7, and sir जो भी गलतियाँ होती थी जहाँ पे भी I used to mark them, I used to highlight them in the book itself. And bare act sir, bare act reading चलती रहती है. तो दिस वॉज फॉर ऑल दी एक्ट सर. एंड सर इवेंचुअली जब मैं मतलब 7 days और 10 days बिफोर द एग्जाम आई जस्ट वेंट थ्रू द बुक सर, जो मैं मतलब 4 वॉल्यूम, दीज आर लाइक वॉल्यूमिनस बुक्स, बट सर बिकॉज आपने मार्क किए हुए हैं कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो दोज गलतियाँ यू आर एबल टू रिवाइज वेरी एफिशिएंटली. And so mostly in prelims, sir, there's a lot of past year questions. And if your understanding of the bare act and your command on the language of the bare act is correct, sir, and sir, those past year questions also help you because they tell you what provisions to focus on and which language to focus on. For example, sir, section 11 of the CPC, res judicata, has 8 explanations. If someone like us were to read it for the first time, जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा, तो we only read explanation 4, which is constructive res judicata, and explanation 8, which is that Salochana judgment, sir. So, but sir, when you go for the judiciary exam, sir, you find out that section explanation 3 is also very important. Explanation 6 is also very important because a lot of they are being asked questions a lot of times. So, sir, those questions, those past year papers really help you to identify what are the important parts of the language and what should you focus on. So sir, I think in that sense solving past year questions really helps. तो आचमन जी ने बताया कि जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बेयर एक्ट्स तो करने ही है, और बेयर एक्ट्स को अलग अलग कलर के पेन से हाईलाइट भी करना है जहां पर आप भूल रहे हैं. और ये बहुत अच्छी टेक्निक है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम जब एक लॉ को पढ़ते हैं या फिर एक बेयर एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ पॉइंट हमें ऐसे होते हैं कि जो हम उसको वर्ड टू वर्ड रीड करने के बाद भी मिस कर देते हैं. तो जब हम उसको MCQs प्रैक्टिस के फॉर्म में करते हैं और वहाँ पर MCQ क्वेश्चंस गलत होते हैं, फिर हम बेयर एक्ट में जाकर देखते हैं यार कि ये तो यहीं लिखा हुआ था, मैं इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ फिर भी गलती हो रही है. तो उन चीज़ों को आचमन ने अपने बेयर एक्ट्स पर लिख रखा था और वहीं से पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई. दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें जो निकल कर आता है वो ये है कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना स्टार्ट कभी नहीं कर सकते. आपको बुक्स को अगर पढ़ना है और पूरे कॉन्टेंट को डिटेल में पढ़ना है, जैसे अभी हम CPC सेक्शन 11 की आचमन जी ने बताया कि एक्सप्लेनेशंस जो है आपके कॉलेज टाइम में आप 2 ही एक्सप्लेनेशंस को पढ़ के पूरे रेस जुडिकेटा को समझ लोगे, एक कंस्ट्रक्टिव और एक जो है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 8. लेकिन जुडिशियल प्रोस्पेक्टिव से आपको होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना है. उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक्स को भी रेफर करना होगा, जो अच्छे आपके टेक्स्ट बुक्स हैं, और उनको पढ़ने के लिए आपको चाहिए होता है टाइम, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मेंस में आपको कंटेंट को लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं. तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन आया तब हम सारे बेयर एक्ट्स को रीड करके जाएंगे और आप जो है तैयार मतलब प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देंगे. उस टाइम पर अगर प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस में लिखने के लिए कंटेंट 19 डेज और 60 डेज के मिलने वाले टाइम में नहीं रेडी हो सकता. इसी वजह से आचमन की जो अप्रोच रही थी, उन्होंने ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स बुक से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, और जब आपका नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आया उस टाइम के बाद से वो अपने बेयर एक्ट पर मोर फोकस रहे, और उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया अपने MCQs और PYQs को सॉल्व करने पर, जिससे कि वो सारी गलतियां वो समझ पाए और वो सारे छोटे छोटे लूप होल समझ पाए जो कि बेयर एक्ट पढ़ने के बाद भी गलत हो रहे थे. आई थिंक दिस इज यू टेल अस. एंड अब अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन की, तो फिर मेंस के लिए जो टाइम मिला था उसमें आपने किस तरीके से तैयार किया, और आंसर राइटिंग को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? सर मेंस मुझे लगता है बिकॉज मतलब द वे आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस इज दैट मतलब प्रीलिम्स के लिए आई यूज्ड टू कीप ऑन वर्किंग,
और प्रीलिम्स क्योंकि सर MCQ बेस्ड इज मोर ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज आपको वो जो 1800 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इट विल रिक्वायर यू एटलीस्ट 6 hours टू सॉल्व दोज 1800 क्वेश्चन. सर अनदर एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इज दैट आपका कोई भी पेपर छूटता नहीं. That is, I think, perhaps one of the best advantages to have for that, sir. Mains mein, sir, I think it's a lot more important to really sit down with your thoughts and pen them down. So, sir, for example, Section 6 SRA is against forcible dispossessions. And, sir, all of us students of law know what Section 6 SRA tells you. But, sir, if you were to think about it very deeply, you'd realize कि बहुत सारी situations ऐसे हैं जहाँ आप realize नहीं करेंगे कि Section 6 SRA कैसे apply होगा. If not Section 6 SRA, sir, Section 16 SRA which talks about readiness and willingness. तो, sir, that concept, मतलब if a practical question comes out of that concept, तो आपको ये सोचना है कि आप कैसे, when you have to answer that question in 8 minutes or 9 minutes, whatever time you have, तो आप कैसे दिखाएंगे कि इसके पास रेडीनेस नहीं है या विलिंगनेस नहीं है, या आप कैसे बोलेंगे कि यहाँ है. तो मतलब सर आई थिंक दैट रिक्वायर्स यू टू नॉट जस्ट read a lot but also to think a lot. And sir, I think writing, the process of writing, when you write something, it requires you to put your mind in a manner, it requires you to streamline your thoughts and to ensure that you're able to write whatever you want to write within a fixed amount of words and within a fixed amount of time. So sir, I think writing then becomes very important in the mains process. मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपने करी थी? जी सर. तो कैसे, कितना टाइम आपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मतलब डेडिकेटेडली दिया था? पर डे 2 hours या 4 hours या 1 hour, कितना आप जो है अपना शेड्यूल को मेंटेन करके रखते? सर मेंस के टाइम पे आई वाज स्टडिंग फॉर 6 hours, मतलब मेरा आई वाज एवरेजिंग अराउंड 6 hours whenever there was a mains. And I think sir, out of those 6 hours I was studying for 4.5 hours, and sir the rest 2 or 1.5 hour or 2 hours I was trying to write whatever I had studied that particular day, sir. So I think 60-40 split would be a good split to have between studying and writing when preparing for the mains. Writing is the most important. Definitely sir, definitely. For the mains. Yes sir. And the main important part कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे और मेंस के लिए जा रहे थे, तो मेंस में कोई भी पेपर आपका छूटा था या फिर आपने सारे पेपर्स को कंप्लीट किया था? क्योंकि हरियाणा के पेपर को, फर्स्ट पेपर को देने के बाद ही, सिविल वाले पेपर को देने के बाद ही स्टूडेंट लाइक इतना लंबा पेपर दे दिया है, और दिल्ली जैसे पैटर्न पर पेपर था, हम तो क्वेश्चन रीड करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट गया था. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? सर मेरा क्रिमिनल लॉ का पेपर तो थोड़ा सा छूटा था. थोड़ा सा मीन्स आई थिंक 1 question सर, लास्ट वाला 10 marker आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट. बट सर दैट वॉज नॉट बिकॉज मेरी प्रेपरेशन नहीं थी, बिकॉज आई हैड फॉलन सिक दैट डे सर. सो मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. इट वॉज ऑन 3rd day ऑफ द एग्जाम सर. एंड मतलब जिसने भी मेंस दिया होगा उसको ये पता होगा कि नींद तो आती नहीं ऑन दोज डेज व्हेन यू हैव एन एग्जाम द नेक्स्ट डे. सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई वॉज नॉट एबल टू राइट एज फास्ट एज आई कैन. बट सर एट द सेम टाइम आई थिंक आंसर्स, अगर 10 marker है, 20 marker है, 30 marker है, 40 marker है, ये स्टूडेंट का कॉन्स्ट्रक्ट ही है कि एग्जामिनर को 40 marker के लिए 8 pages चाहिए या 10 pages चाहिए. कौन कहता है सर, आप अगर आपके पास 10 minute है और आपने एक 40 marker लिखना, आप उसको 2 page में लिखने की कोशिश कीजिए. I think it is a lot about first practicing. Practicing is very important to identify कि आप कितने pages लिख पाते हैं within the 3 hours comfortably. Within the 3 hours, अगर मैं sir I was able to write 30-35 pages in 3 hours. So sir I decided कि for every 10 mark, for sir that means that I'm writing almost 2 pages in 10 minutes sir. Because 180 minutes and 36 pages roughly that I was writing. So that translated into 2 pages for every 10 minutes sir. So sir question paper था 200 marks का. सो सर दैट मीन्स कि आपने एक 10 marker के लिए आपके पास 9 minute है, तो 9 minute में आप 2 पेज तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 पेज लिख पा रहा था 9 minute में, तो दैट वुड बी, मतलब दैट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट सर. सो नाउ व्हेन आई स्टार्ट आंसरिंग, लेट्स से अब मैंने सोचा कि 2 पेज से थोड़ा सा कम लिखूंगा, बिकॉज दैट इज हाउ मच आई एम एबल टू राइट. अगर सर मैंने ज़्यादा लिखा 2 पेज से, अगर मैं थोड़ा इंथुजियाज्म अपना, मतलब कि ये तो मुझे आता है, इसमें अब मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, तो अगर मैं 4 पेज लिखूंगा सर फॉर द 1 question फॉर द फर्स्ट 10 marker, मेरे लास्ट 10 marker में सर आई विल ओनली बी लेफ्ट विद इनफ टाइम टू राइट half a page. So sir that is a approach that we have to balance throughout the paper.
बट एट द सेम टाइम सर आई थिंक अगर आप सही तरह से आप सोच लेंगे कि हाँ जी मैंने 2 पेजेस में 10 मार्कर का लिखना है, तो आप लिखना भी शुरू कर देंगे. मतलब आफ्टर योर 5th प्रैक्टिस 6th प्रैक्टिस आपका अपने आप वो फ्लो होने लग जाएगा. उसकी ट्रेनिंग होती है सर, वो तो मतलब इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस सर. तो मतलब आपने एक बैलेंस अप्रोच रखी और हर आंसर्स को करने की कोशिश की और हर सारे आंसर्स आपने लिखे. एवरी मार्क इज इक्वल सर एसेंशियली. मतलब अगर आपने CPC का आंसर अच्छा लिख दिया बट एट द सेम टाइम आपने पार्टनरशिप एक्ट का आंसर नहीं अच्छा लिखा, तो द एग्जामिनर विल नॉट बी इम्प्रेस्ड कि आपने CPC में तो अच्छा लिखा. द एग्जामिनर लुक्स एट योर पेपर फ्रॉम अ फ्रेश लेंस इन ऑल द क्वेश्चंस. If you give him a good answer, if you give him a good answer in any, if you give him or her a good answer in anything, आपके मार्क्स आएंगे. तो आई थिंक सर दैट इज द की टू इंश्योरिंग कि आप पूरा पेपर कर पाते हैं, इज टू ट्रीट एवरी मार्क विद द सेम रिस्पेक्ट एंड विद द सेम टाइम दैट इट डिजर्व्स. तो जैसा आचमन जी ने बताया कि हर एक क्वेश्चन चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट हो माइनर सब्जेक्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपने पेपर को कंप्लीट किया है और किस आंसर को कितने अच्छे वर्ड्स में लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया है. यही अप्रोच के साथ मेंस में उन्होंने अच्छा स्कोर किया. और लास्ट में अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में कितने लोगों का, जनरली 5 लोगों का पैनल हरियाणा में देखने को मिलता है, तो कितनी देर का इंटरव्यू रहा और कैसे सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए? सर इट वॉज अ 5-member पैनल. 8 to 9 minutes की इंटरव्यू थी. एंड सर क्वेश्चंस रेंज्ड फ्रॉम पर्सनल क्वेश्चन सच एज आपने कहाँ से लॉ किया है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, दैट जनरल क्वेश्चन, general questions. And sir I think there were a lot of practical questions because they're honorable like very senior members of the High Court, Punjab and Haryana High Court. And sir I mean this is an august gathering for any lawyer, not just a law student, for any lawyer sir to be present before such a big bench is in itself an honor. So sir they were asking a lot of practical questions such as sir I was asked questions on affidavits under the Indian Evidence Act, and also sir order 18 of the CPC. So sir affidavits was a very this is a topic that often we don't really study on because affidavits, as you know, are not evidence, and but in CPC evidence is taken on affidavits, so it's a very tricky area of law that you have to deal with. So sir I think they were trying to ask questions which were out of the book. They were trying to ask questions which gauged the candidates real like understanding of the law and their ability to articulate answers when their training might not, which their training might not have provided them with. So sir I think that way it was a very good interview. It was a very stimulating interview. And sir other questions included questions on prosecution witnesses, sir contradictions between former statement and later statement, and sir 313 of the CRPC, which is not impediment, I'm forgetting the word, the addition of another accused to the process. So that was a question that they really asked on. And sir I think the questions that came sir were very practical based in the sense that they were based on the judgments on 313 that had come out. So it was very interesting in that regard sir. तो 313 CRPC आपसे अच्छे से पूछा जी, गया था. जी. तो हमने आपके साथ में मॉक इंटरव्यू किया था जी. उसका एक मतलब अप्रॉक्स टाइम देखें तो हमने 45 to 50 35 to 45 मिनट्स का किया था, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट्स लगे. तो आपको इंटरव्यू के बाद मतलब कंप्लीट हो जाने के बाद कैसी फीलिंग आ रही थी कि यार कि बस हो गया सारा कुछ, या फिर आप पॉजिटिव थे कि मतलब 8-10 मिनट में जो उन्होंने पूछा मैं आंसर कर पाया? तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था? So मेरे माइंड में उस समय तो मतलब दैट इज़ व्हाट माय फादर आल्सो आस्क्ड मी बिकॉज ही हैड कम टू पिक मी अप. एंड सर मतलब दीज आर वेरी सीनियर मेंबर्स ऑफ मतलब दे वर लॉयर्स बिफोर एंड देन नाउ दे आर लाइक सीनियर मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी. So it's not as if we 25-year-olds can get a read on them. So sir I did not know how the interview went. I was just happy sir because I was also trying to manage a lot of my studies. So sir a lot of my work with my preparation for the interview, I was not able to prepare for the interview as much as I would have because I just joined a new job and I was really enjoying my time there and there was so many things to learn. So interview preparation I was not really strong on, but sir I was just happy that the concepts that I once remembered, I did not forget before the August gathering. So sir, that way I was happy that at least I put my best foot forward, and I was just hoping that they would be happy with my attempt at the interview, sir.
तो इंटरव्यू की बेसिकली आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की? क्योंकि की थी सर, की थी, बहुत कम की थी सर, बहुत लेकिन कम। जी अब मॉक इंटरव्यू विद स्टडी IQ रियली हेल्प, मतलब मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था उस पर, एंड इट रियली इंकरेज मी टू थिंक अबाउट सर्टन क्वेश्चंस अ सर्टन वे, एंड मतलब इवन दो दोज क्वेश्चंस, मतलब GK क्वेश्चंस वर नॉट रियली आस्क्ड फ्रॉम मी, but sir, the confidence that you have once you know, because sir, they did not let you take the mobile phone. I was hoping कि I will sit there for 2 hours minimum, because मेरा I think I was perhaps one of the last people to go for the interview then. So I was thinking कि I'll take my bare acts along, because sir मेरे पास time तो था नहीं, तो I was thinking I'll just read the bare acts when I'm sitting and waiting for the interview. So what interesting thing happened, that they said that submit all of the things that you're carrying here only your certificates can go inside. So for the next 2 hours I was just sitting, and sir, all the other candidates were very a funny incident, sir. I think taking interviews as an interview is very important. आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू हैव टू शो दैट यू आर रेडी टू बिकम समवन, यू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन. सो सर व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन आई इंटरव्यूड, आई थिंक 17 अदर पीपल वर इंटरव्यूइंग. तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सर जजेस लाइब्रेरी के स्नैक्स बहुत फेमस हैं, मतलब ओनली अ फ्यू पीपल आर एबल टू गेट देम, सीनियर एडवोकेट्स और पीपल हु आर इन द पीपल हु आर स्टाफ ऑफ द ऑनरेबल जजेस एंड द ऑनरेबल जजेस देमसेल्व्स, ऑफ कोर्स, सर. So what happened, sir? Because it was happening in the auditorium next to the judges' library, so the staff there, who's really kind, offered us tea and some snacks, sir. Sir, everyone else did not eat anything because they're so nervous about the interview. But sir, I thought that now I don't have anything to do. I can't study. The more I think about it, the more nervous I will get. So sir, I just got a tea, and I got the snacks that they served, and I, sir, very happily, with a very optimistic mindset, I ate it, and I said that this is an interview. This is an interview like any other. I mean, we have to treat it like that, even though it is a very high stakes interview that comes only like a couple of times in anyone's lifetime. So I think to really be able to give your best, I think you need to realize that you are capable of that job, and that this is just an interview, which is a final step in the process, and that if you're not able to clear the interview, there are other things to do, there's other very good work to do. And so that is the mindset I think that one should take for an interview. तो आचमन जी ने बताया कि फ़नी इंसिडेंट जहाँ पर उन्हें स्नैक्स भी मिले और उन्होंने आराम से स्नैक्स को एंजॉय किया, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते थे कि दैट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ IQ, दैट इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट. और पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है इंटरव्यू, जहाँ पर जजेस आपको 8-10 मिनट के इंटरव्यू में आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप प्रीलिम्स MCQs पेपर को पास करके आए हैं, फिर आपने मेंस में सारे पेपर्स को लिखा है, मेंस में पेपर्स को लिखने के बाद में आपने मेंस को क्वालिफाई किया है, और अब वो आपको बस इतना इंटरव्यू में जज करते हैं कि आपको अगर उस चेयर पर बिठा दिया जाए और सिविल जज जूनियर डिवीज़न, या फिर आप आगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे और आपके सामने अगर कोई रैशनल सिचुएशन आती है तो उस पर आपका कैसा माइंड सेट रहेगा. और इसी पर आई थिंक आचमन का सारा इंटरव्यू बेस्ड था, जो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा उनसे पूछे गए थे. और पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है बेसिकली इंटरव्यू. और इंटरव्यू में आपने अभी देखा कि आचमन ने जैसे हमारे साथ कन्वर्सेशन की, तो यही कॉन्फिडेंस और इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ पर था कि आराम से सारे लोग जब उस नर्वस सिचुएशन में पैनिक कर रहे थे, ज़्यादा सीरियस हो रहे थे कि यार कि नंबर आने वाला है और अब तो अंदर जाना ही है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ पर वो एंजॉय कर रहे थे. तो इसी तरीके से आप भी जुडिशियल सर्विसेज की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे आचमन ने किया है, और अपने जो आपकी करंट जॉब है उसके साथ भी कर सकते हैं. इसके साथ साथ बस आपको मैनेज करना आना चाहिए कि प्रीलिम्स में उन्होंने इतना फोकस नहीं किया अपने जो है सारे चीज़ों पर, वो अपने वर्क को प्रायोरिटी रखते हैं प्रीलिम्स तक. उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स होता है वो अपने वर्क को थोड़ी प्रायोरिटीज़ कम करके अपने मेंस को प्रायोरिटी देने लगते हैं, और वर्क के साथ साथ 6 घंटे तक डेली पढ़ते हैं, और मेंस की प्रायोरिटी के बाद फिर वो अपने दोबारा से वर्क रूटीन पर वापस हो जाते हैं जब मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है. और फिर उसके बाद ईजी अप्रोच से फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर जो है 19th रैंक को सिक्योर करते हैं. तो मेरी तरफ से और स्टडी IQ की तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आचमन. और आचमन की स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो कर सकते हैं, और हरियाणा नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के स्टेट हैं उनको पूरी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे. और अगर
अगर आपका आचमन से कोई पर्सनल सवाल है तब भी आप जो है पूरी तरीके से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आचमन से ही उसका आंसर पूछकर हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।